हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिस्ट जॉइंट के अराउंड फर्दर फ्रैक्चर्स की, जो कि बहुत छोटे छोटे फ्रैक्चर हैं और बहुत ही रेयरली होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर, जैसा कि मैंने बताया था कि अब जो भी हम फ्रैक्चर पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट के नाम पे या जिन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा उनके नाम पे है। तो स्मिथ फ्रैक्चर भी एक ऑब्जर्वर के नाम पे है, जिन्होंने जब सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया उसके नाम पे है। तो अब ये होता क्या है? सबसे पहले रिवर्सिबल ऑफ कोलीज फ्रैक्चर। तो सबसे बड़ी बात इसकी जो है ध्यान कि ये जस्ट अपोजिट ऑफ कोलीज फ्रैक्चर। तो कोलीज फ्रैक्चर क्या था? कोलीज फ्रैक्चर में एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन में जाता था हाथ या रिस्ट जॉइंट। ठीक है, उसकी वजह से वो फ्रैक्चर होता था, यानी वो पर्टिकुलर टाइप का जो फ्रैक्चर होता था, ठीक है, वो इसकी वजह से होता था। ठीक है, तो अब ये इसका उल्टा है तो जाहिर है इसमें एकदम अपोजिट होगा, फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन। तो आइए देखते हैं। दिस इज अनकॉमन फ्रैक्चर। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज अनकॉमन फ्रैक्चर। ये बहुत ही अनकॉमन फ्रैक्चर है, बहुत ही रेयर होता है। इट इज सीन इन एडल्ट एंड इन ओल्ड पीपुल। ये किस में देखा जाता है? एडल्ट में, बच्चों में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, बड़ों में देखा जाता है या ओल्ड एज पीपुल में देखा जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोलीज फ्रैक्चर एज इन दिस। अब ये कैसा उसका अपोजिट है और ये कोलीज फ्रैक्चर से कैसे डिफरेंट है, ये बात करेंगे। इन दिस द डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेसेस वेंट्रली, यानी कि एंटीरियरली जिसे बोलते हैं। वेंट्रली का जस्ट एक दूसरा शब्द भी होता है एंटीरियरली, ठीक है। और टिल्ट वेंट्रली, और या आगे की तरफ टिल्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फ्लेक्शन प्लस अल्नर डेविएशन। इसमें जो मोड ऑफ इंजरी या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होगी या जो हाथ की पोजीशन होगी जब पर्सन जमीन पे गिरेगा या जमीन से टकराएगा, तो उसकी जो रिस्ट जॉइंट की पोजीशन होगी वो कैसी होगी? फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन। और यही कोलीज फ्रैक्चर में क्या थी? एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन। ठीक, तो इसमें क्या है? फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन। ठीक है, इसीलिए ये अपोजिट है किसका? कोलीज फ्रैक्चर का। ट्रीटमेंट एकदम उसी की तरह होगा। ठीक है, बस कोलीज फ्रैक्चर में जो हम प्लास्टर बांधते थे वो किस में बांधते थे? फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन में। इसमें हम जस्ट उसके अपोजिट बांधेंगे प्लास्टर, एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन में बांधेंगे प्लास्टर स्लैब। और अगर ओआरआईएफ करेंगे तो ओआरआईएफ जैसे आपका कोलीज फ्रैक्चर का ओआरआईएफ था वैसे इसका भी ओआरआईएफ होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे बार्टन फ्रैक्चर। बार्टन फ्रैक्चर भी आपके रिस्ट के अराउंड होने वाला फ्रैक्चर है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, यानी कि ये जॉइंट के अंदर होता है। ठीक, ये जॉइंट से दूर या दूर जॉइंट से बाहर नहीं होता, ये जॉइंट के बीच में होता है। ठीक, जॉइंट के बीच में होता है। ठीक, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इंट्रा का मतलब अंदर, आर्टिकुलर का मतलब जॉइंट, जॉइंट के बीच में होता है ये फ्रैक्चर। अब इसमें होता क्या है? दिस दिस फ्रैक्चर एक्सटेंड फ्रॉम द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस टू ईदर इट्स एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो क्रैक आएगा या जो बोन में जो ब्रेक आएगा, उसकी जो लाइन यानी कि उसकी जो दूरी होगी या जो क्रैक आएगा वो कहाँ आएगा? एक तो जॉइंट के बीच में आएगा, ठीक ठीक, और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे आएगा। ठीक, इसीलिए इसको इंट्रा आर्टिकुलर। और कहाँ से कहाँ तक फैला होगा? या तो उसके इंटीरियर साइड जाएगा या तो उसके पोस्टीरियर सरफेस पे जाएगा। ठीक है, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि रेडियस का जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि आर्टिकुलर है। आर्टिकुलर रेडियस किससे आर्टिकुलेट करता है? स्केफॉइड से। ठीक है, और लूनेट से, यानी जो उसका इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर पार्ट जो है उसका। ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का इंफीरियर निचला हिस्सा जो है उसमें आएगा। और या तो उसमें आगे की तरफ क्रैक जाएगा, क्रैक लाइन जो होगी वो आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी। ठीक, इसीलिए इसको इंट्रा आर्टिकुलर बोला गया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्लोज रिडक्शन, मैनिपुलेशन और प्लास्टर स्लैब, जैसे कि सभी का होता है। ठीक है, या तो क्लोज रिडक्शन, मतलब क्लोज रिडक्शन में प्लास्टर या स्लैब लगेगा, और अगर वो नहीं कामयाब होता है तो ओआरआईएफ इज रिक्वायर्ड इन दोज केसेस वेयर क्लोज रिडक्शन फेल। जैसा कि ओआरआईएफ का डिमांड है कि जब क्लोज रिडक्शन फेल हो जाता है तब हम ओआरआईएफ के लिए जाते हैं, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन के लिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्केफॉइड फ्रैक्चर की। स्केफॉइड बोन जो आपकी कार्पल की पहली बोन है उसके फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो स्केफॉइड फ्रैक्चर इज मोर कॉमन इन यंग एडल्ट। ये किस में कॉमन है? यंग एडल्ट में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, यंग एडल्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट आपके 25 ईयर के आसपास के जो लोग होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, कॉमनली द फ्रैक्चर अकर थ्रू
वेस्ट ऑफ द स्केफॉइड बोन। अब वेस्ट का मतलब है कि अगर आप स्केफॉइड बोन को देखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो एक घुमावदार, मतलब जहां से वो घूमती है स्केफॉइड बोन, सीधी तो होती नहीं है, हल्की सी घुमाव होती है, तो जहां वो घूमता है, ठीक है, वहीं से ज्यादातर फ्रैक्चर। जैसे कि अगर हम क्लेविकल की बात करें तो क्लेविकल में भी आपको बताया गया था कि क्लेविकल का भी एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां से वो फ्रैक्चर होती है, ठीक है, यानी कि एट द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 के जंक्शन पे, उसमें इसी तरह से स्केफॉइड बोन में भी एक कॉमन साइट है, ठीक है, जहां से फ्रैक्चर होता है, और वो क्या है, वो है वेस्ट ऑफ स्किफॉइड बोन। वेस्ट ऑफ स्किफॉइड बोन का मतलब है जहां से वो हल्की सी पतली होती है या जहां से वो हल्की सी घूमती है स्किफॉइड बोन। कहने का मतलब ये है, वेस्ट ऑफ का मतलब है, वेस्ट ऑफ स्किफॉइड बोन का मतलब जहां से वो हल्की सी घूमती है या घुमाव लेती है, वहां उसके फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ठीक, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा। द फ्रैक्चर मे बी ईदर क्रैक और डिस्प्लेस फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर या तो हेयर लाइन या क्रैक होगा, यानी अनडिस्प्लेस होगा, या डिस्प्लेस होगा, पूरी तरह से हट जाएगी हड्डी वहां से, या पूरी तरह से नहीं हटेगी हड्डी वहां से, डिस्प्लेस एंड अनडिस्प्लेस। ठीक, अब डायग्नोसिस कैसे होती, पेन एंड स्वेलिंग ओवर द डिस्टल एस्पेक्ट, रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। अब जाहिर है कि स्किफॉइड बोन रेडियस के जस्ट नीचे होती है, तो स्वेलिंग और पेन किधर आएगा, रेडियल साइड ही आएगा, यानी थंब के साइड ही आएगा। ठीक, फॉलोइंग अ फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच, तो इसके भी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, फूस इंजरी, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड। ठीक, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस में बी एलिसिट ओवर दी स्किफॉइड फोसा, जिसको हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं। अब इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है, ये जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई गई होगी तब भी बताया होगा, मैं आज भी बता दे रहा। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वो एरिया है जहां आपका स्किफॉइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्किफॉइड के जस्ट ऊपर ही स्नफ बॉक्स होता है। स्नफ बॉक्स क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखिए स्नैप बॉक्स ये होता है, ठीक, जब आप अपने थंब को ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आपके ये जो मैंने देखिए ये घेरा हुआ है, ठीक है, एक सीधी लाइन, ठीक, तो ये इस एरिया के बीच वाला जो एरिया होता है वो आपका स्नैप बॉक्स होता है। जब आप थंब को ऐसे करेंगे ना तो हल्का सा गड्ढा बनेगा, यानी कि रेडियस जहाँ एंड हो रही होगी और स्किफॉइड जहाँ से शुरू हो रही होगी, ठीक, वहीं आप देखेंगे तो एक गड्ढा मिलेगा आपको ऐसे हाथ करने पे, दो टेंडन, ठीक है, दो टेंडन जाते हैं, उनके बीच का जो खाली जगह होता है, इसीलिए इसको स्नफ बॉक्स बोलते हैं। बॉक्स का मतलब है खाली जगह, ठीक है, एक बॉक्स की तरह, ठीक है, यानी किसी चीज से घेरा गया हो, तो ये घेरता है यही दो टेंडन से, इसके दो टेंडन होते हैं जो थंब में जाके अटैच होते हैं, उसी के बीच का जो गैप होता है, जब थंब को आप ऐसे करेंगे तो ये जो गैप दिखेगा आपको, ठीक है, रेडियस के जहाँ रेडियस एंड हो रही है, ठीक है, वहीं आपको एक गहरा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी को हम बोलते हैं स्नफ बॉक्स। और इसी स्नफ बॉक्स के जस्ट नीचे अगर आप पाल्पेट करेंगे तो आपका स्किफॉइड बोन होती है, ठीक है, इस स्किफॉइड बोन, इसीलिए ये जो आपको टेंडरनेस आएगी वो इसी एरिया में आएगी। ठीक, ठीक है, अब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे सबका होता है, इसका भी वैसे ही होगा, एक्सरे। ठीक, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट ऑफ दिस फ्रैक्चर इज कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव यानी कि आपका प्लास्टर वाला इसमें सक्सेसफुल भी होता है और ज़्यादा रिक्वायर भी होती है, इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही काम चल जाता है, ठीक है, सही हो जाए। स्किफॉइड फ्रैक्चर शुड बी ट्रीटेड इन स्किफॉइड कास्ट। ठीक, जैसे हमने कोलीस कास्ट की बात की थी, कोलीस कास्ट भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में लगाया जाता है, उसी तरह से स्किफॉइड कास्ट भी होगा, वो हम अभी आगे बात करेंगे। इसके फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए, आफ्टर 2 वीक्स एक्सरे इज रिपीटेड, 2 हफ्तों के बाद हम फिर से एक्सरे निकालते हैं, ये देखते हैं कि हड्डी सही से जुड़ गई है कि नहीं, या अपनी जगह पर है कि नहीं, ठीक है, या वो हील हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हम उसको रेगुलर कंटिन्यूस एग्जामिनेशन के लिए 2 हफ्ते तक करेंगे और 2 हफ्ते बाद फिर हम एक्सरे निकालते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे स्किफॉइड कास्ट क्या होता है। दिस कास्ट एक्सटेंड फ्रॉम बिलो एल्बो, एल्बो से जस्ट नीचे से शुरू होगा ये, टू द मेटाकार्पल हेड, और मेटाकार्पल के जो हेड होते हैं वहां वहां तक ये जाएगा आपके, ठीक है, यानी कि रिस्ट जॉइंट से हल्का सा नीचे, यानी थंब को कवर करता हुआ, ठीक, जैसे कि आपके उसमें था, कोलिस कास्ट में था, ठीक उसी तरह से होगा ये, ठीक है। हेड इंक्लूड द थम अप टू, देखो मैंने बोला था ना, थम अप टू आईपी जॉइंट, यानी इंटरफेलेंजियल जॉइंट तक थम को कवर करेगा, ठीक है।
रिस्ट इज मेंटेन इन लिटिल डॉर्सीफ्लेक्शन एंड रेडियल डेविएशन। ठीक है, रिस्ट को कैसे, डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब यहाँ फ्लेक्शन से है, ठीक है, एक्सटेंशन से है। डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब है ऊपर की तरफ, तो डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब है ठीक एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन में, जैसे कि हम अभी स्मिथ फ्रैक्चर में बात कर रहे थे, ठीक उसी तरह से होगा इसमें कि जो प्लास्टर की पोजीशन होगी वो किस में होगी, डॉर्सीफ्लेक्शन यानी कि एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन में। ग्लास होल्डिंग पोजीशन, जैसे कि हम ग्लास पकड़ते हैं इस तरह से, ये इस तरह से ग्लास हम कभी ऐसे नहीं पकड़ते ना, ग्लास जब भी हमको पकड़ना होता है तो हम ग्लास ऐसे नहीं पकड़ते, ग्लास हमेशा हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे, ये इस तरह से। जब हम ग्लास पकड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये हल्का सा एक्सटेंशन में जाएगा, ठीक है, और रेडियल डेविएशन में इस तरफ होता है। हाथ ग्लास हम कभी ऐसे नहीं पकड़ते, ग्लास हम ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से। ग्लास को पकड़ना होता है तो हम हल्का से ऊपर करते हैं अपने कलाई को, यानी रेडियस की तरफ घुमाते हैं, ठीक, तो इसी को बोलते हैं रेडियल डेविएशन प्लस डॉर्सीफ्लेक्शन। इस पोजीशन में जब हम कास्ट लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं स्किफॉइड कास्ट, जिसे हम ग्लास होल्डिंग पोजीशन बोलते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें तो कॉम्प्लिकेशन में इसमें जो सबसे कॉमन आता है वो आता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एवीएन। ये सबसे कॉमन या तो स्किफॉइड में होता है या नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर में होता है। इन दो जगहों पर ये इसलिए कॉमन होता है क्योंकि यहाँ जो ब्लड सप्लाई होती है वो हल्की सी टेढ़ी होती है, या बोन का जो शेप होता है वो हल्का सा एंगल पे होता है। जैसे इसमें इन्होंने बात की थी कि वेस्ट ऑफ स्किफॉइड बोन पे होगा, तो वेस्ट ऑफ स्किफॉइड बोन का मैंने बताया था ना घुमावदार, यहाँ भी। और अगर आप नेक ऑफ फीमर की बात करें तो नेक ऑफ फीमर जब शेफ्ट से अटैच होता है तो वो भी एक एंगल पे होता है, ठीक है। इसी वजह से दोनों में एवियन बहुत कॉमन है, ठीक। एवियन, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब कि ए मतलब नहीं, वेस्कुलर यानी कि ब्लड सप्लाई, और नेक्रोसिस मीन्स डेड ऑफ टिश्यू, तो खून ना पहुंच पाने की वजह से टिश्यू का डेथ, टिश्यू की डेथ होना, ठीक है, टिश्यू का खत्म हो जाना, किसकी वजह से, खून ना पहुंच पाने की वजह से, या ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से, या ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। और दूसरा जो कि रिस्ट जॉइंट के पास का फ्रैक्चर है, इसलिए जब हम प्लास्टर लगाएंगे तो रिस्ट जॉइंट को कवर करेंगे, तो इसलिए रिस्ट जॉइंट स्टिफनेस भी इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैलेट फिंगर फ्रैक्चर की, जिसे हम बेसबॉल फिंगर फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अब ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रैक्चर ज़्यादातर आपके बेसबॉल खेलते समय देखा जाता है, क्योंकि बेसबॉल में जब हम बॉल को टैप करते हैं या बॉल को ज़मीन की तरफ ढकेलते हैं तो उसमें हम अपनी फिंगर्स की इस्तेमाल से, फिंगर की मदद से हम उसको पुश करते हैं नीचे, पूरे हाथ की मदद से नहीं, फिंगर की मदद से बेसबॉल प्लेयर जो होते हैं वो उसको पुश करते हैं। तो बार बार पुश करने की वजह से फिंगर एक सर्टेन पोजीशन में जाता है, वो क्या है पोजीशन वो हम आगे बात करेंगे, उस पोजीशन में जाता है जिसकी वजह से उसके जो वहाँ का जो टेंडन होता है वो खिंच जाता है और वहाँ फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सडन एकदम से खिंचता है तो वहाँ फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये क्या है, ठीक, तो बेसबॉल फिंगर या बेसबॉल फिंगर फ्रैक्चर क्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये बेसबॉल प्लेयर में ज़्यादा देखा जाता है, बेसबॉल खेलते समय होने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसबॉल खेलते हैं, ऐसी कोई भी इंजरी जो बेसबॉल खेलते समय जो पैटर्न आता है, अगर वो पैटर्न कभी भी, जैसे कि आपकी उंगली दीवार से टकरा गई कस के, तो भी ये हो सकता है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसबॉल खेलते समय होगा। अब ये है क्या, द सडन पैसिव फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल आईपी जॉइंट, ठीक है, सडन पैसिव फ्लेक्शन, ठीक, सडन पैसिव फ्लेक्शन ऑफ आईपी जॉइंट, यानी कि एकदम से मुड़ जाना उंगलियों का, यानी जैसे आप दीवार में एकदम से कस के सीधी उंगली करके आप मारो तो उंगली आपकी मुड़ जाएगी, लेकिन एकदम से मुड़ जाना, ठीक, जैसे कि बेसबॉल टैप करते हैं, बेसबॉल को जब नीचे की तरफ मारते हैं बेसबॉल में बॉल को, ठीक है, तो उस समय जब होता है तो उसी वजह से क्या नाम है, जो फ्रैक्चर होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, पैसिव फ्लेक्शन, यानी एकदम से तेजी से फ्लेक्शन होगा जो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिसको ह्यूमन बीइंग जल्द आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता है, एट द डिस्टल आईपी जॉइंट। तो कहाँ, डिस्टल आईपी जॉइंट की बात करें, डिस्टल आईपी जॉइंट का मतलब इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यानी जो एकदम कोने पे जो होता है, जो सबसे लास्ट जॉइंट होता है आपके हाथ में, उसकी बात कर रहे हैं, डिस्टल आईपी जॉइंट। सो डेट द एक्सटेंसर टेंडन, अब क्या होगा, अब जब अचानक से फ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, जो फ्लेक्शन पोजीशन में जाएगा तो उसके ऊपर से जो एक्सटेंसर टेंडन जा रहा होगा वो एकदम से मुड़ेगा, उसमें एकदम से खिंचाव आएगा, ऑफ द डीआईपी जॉइंट, डिस्टल
इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का जो एक्सटेंसर वाला टेंडन होगा उसमें एकदम से खिंचाव आएगा। इज एवल्ज फ्रॉम इट्स इंसर्शन, तो वो क्या होता है अपनी जगह से उखड़, एवल्ज का मतलब होता है उखड़ जाना, तो वो अपनी जगह से उखड़ जाएगा। कहाँ से? जहां वो इंसर्ट हो रहा होगा, जहां वो खत्म हो रहा होगा, ठीक है, जहां वो चिपका होगा वहां से उखड़ जाएगा। ठीक, इज एवल्ज, एवल्ज का मतलब होता है उखड़ जाना। फ्रॉम इट्स इंसर्शन, अपने इंसर्शन से उखड़ जाएगा। एट द बेस ऑफ द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट सम टाइम इट मे टेक द फ्रेगमेंट ऑफ बोन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने साथ एक बोन का टुकड़ा भी लेके आ जाता है वहां से, यानी उखड़ जाता है, यानी जब वो उखड़ता है तो अपने साथ साथ बोन का टुकड़ा भी लेके उखड़ जाता है, या बोन की जो ऊपरी लेयर होती है उसको लेके भी उखड़ जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। विद इट, अपने साथ साथ, यानी एक्सटेंसर टेंडन तो उखड़ ही रहा है, वो अपने साथ साथ कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इतने ज़्यादा फोर्स के साथ होता है कि वो अपने साथ साथ उस जहाँ वो टेंडन इंसर्ट था, ठीक है, एक्सटेंसर टेंडन, उसके साथ साथ वो हड्डी का टुकड़ा भी लेके उखड़ जाता है। अब इस फ्रैक्चर को समझने के लिए, ठीक है, इसके डायग्राम मैं आपको अटैच कर दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट भी सेम होता है। इसमें हम फिंगर सपोर्टर आता है, उसको हम यूज़ करते हैं, फिंगर इमोबिलाइज़र आता है, उसको हम यूज़ करते हैं। उसकी पिक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसमें प्लास्टर नहीं लगता है, ठीक। और अगर बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है या बहुत ख़राब फ्रैक्चर होता है तो उसमें हम के वायर से फ्रैक्चर को ठीक करते हैं, ORIF करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। ओके, थैंक यू क्लास। और आज इसी के साथ हमारा फ्रैक्चर चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब हम कल से नए चैप्टर की बात करेंगे, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट में जो हमारा अगला टॉपिक है हम उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।